थैंक यू, थैंक यू। आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। आज हमारे मेहमान हैं एक ऐसे शख्स जो चुनाव लड़ाने में और जिताने में माहिर हैं, एक ऐसे व्यक्ति जो डेटा को एनालाइज करने के मास्टर हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक सबके साथ काम किया है। प्लीज वेलकम राजनीति के रणनीतिकार प्रशांत किशोर। और आपकी अदालत में आज हमारे जज भी बहुत खास हैं। 42 साल से लंदन में रहकर बीबीसी के लिए काम करते रहे हैं। प्लीज वेलकम नरेश कौशिक। और इससे पहले कि मुकदमा शुरू करें, आज के जज नरेश कौशिक की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और पहला इल्जाम लगे प्रशांत किशोर पर। इससे पहले एक नजर प्रशांत किशोर के बैकग्राउंड पर। राजनीति की दुनिया के जबरदस्त रणनीतिकार, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में प्रख्यात प्रशांत किशोर ने देश के बड़े बड़े नेताओं के साथ काम किया है। प्रशांत किशोर को पहली बार नोटिस किया गया जब उन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के कैंपेन की स्ट्रैटेजी बनाई, मार्केटिंग और जनसंपर्क का प्लान बनाया और मोदी की भारी जीत हुई। प्रशांत किशोर ने 2015 में बिहार में नीतीश कुमार को जितवाया, पंजाब में अमरिंदर सिंह को और आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी को चुनाव में विजय दिलवाई। 5 साल में प्रशांत किशोर की रेप्यूटेशन ये बन गई कि वो अपनी रणनीति से चुनाव जितवा सकते हैं। इसके बाद तो लाइन लग गई। प्रशांत किशोर ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए रणनीति बनाई, तमिलनाडु के चुनाव में एम.के. स्टालिन की जीत का रास्ता दिखाया, बंगाल में ममता बनर्जी के लिए इलेक्शन स्ट्रैटेजी बनाई। तीनों जगह भारी जीत हासिल हुई। प्रशांत किशोर चुनाव के लिए ऑन ग्राउंड और ऑनलाइन कैंपेन चलाने में माहिर हैं। ये नेताओं को पदयात्रा कराते हैं, सीधे लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं, क्या वादे करने हैं ये बताते हैं। 2021 में प्रशांत किशोर ने चुनाव रणनीतिकार का काम छोड़ दिया। अक्टूबर 2022 में प्रशांत किशोर ने बिहार में जन सुराज यात्रा की शुरुआत की। वो बिहार के गांव-गांव जाकर लोगों को जगाने के काम में लगे हैं। 10-10 इलेक्टोरल विक्ट्रीज के आर्किटेक्ट प्रशांत किशोर आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि प्रशांत किशोर कौन है। चुनाव आते ही बड़े बड़े नेता इनके पीछे दौड़ने लगते हैं। इनके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जिससे ये बड़े बड़े नेताओं को चुनाव जितवा देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम प्रशांत किशोर पर। आपकी अदालत में पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर पर आरोप है कि ये एहसान फरामोश हैं। तुम अपने लिए एक लड़की ढूंढ फरामोश हैं। प्रशांत जी, आपके बारे में सारी दुनिया ही जानती है कि आप नरेंद्र मोदी की खोज थे। वो आपको चुनावी राजनीति में लेकर आए। गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर आपने उनके चुनाव का काम किया। लेकिन मेरी जानकारी यह है कि आपको राहुल गांधी लेके आए थे। आप राहुल गांधी की डिस्कवरी हैं। डिस्कवरी तो मैं किसी की नहीं हूँ। मैंने राहुल गांधी के साथ एक छोटा सा असाइनमेंट पहले करा है, बट दैट वाज इन द स्पेस ऑफ पब्लिक हेल्थ, जो कि मेरी ट्रेनिंग है। वो कोई पॉलिटिकल काम के लिए नहीं है। 2007-8 के दौर में मैंने अमेठी में उनका एक हॉस्पिटल है मुंशीगंज, जहाँ गेस्ट हाउस है, वहाँ पे संजय गांधी हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में मैंने कुछ काम करा था उनके साथ। उसके बाद फिर मैं देश से बाहर चला गया। लेकिन वापस मैं जब लौट के आया तो मोदी जी के साथ भी मैं काम तो पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन की ही करने आया था। फिर धीरे धीरे एज द डेस्टिनी वुड बी कि
वो मैं करने लगा जिसको आजकल लोग चुनावी रणनीतिकार या प्रबंधन का बात की के शब्दों से संबोधित करते हैं। लेकिन हम लोग के मेरे अपने दिमाग में, ना मेरे दिमाग में ना मोदी जी के दिमाग में कभी ये रहा होगा कि चुनाव प्रबंधन करना है, रणनीति करना है। जब चीज़ों की आप शुरुआत करते हैं वो तो नॉर्मल डे टू डे कोर्स में जो कुछ आप एड एज ए एड, पॉलिटिकल एड जो मदद कर सकते हो वो मदद आपने किया। धीरे धीरे रोल इवॉल्व हो गया। ये तो इतिहास में दर्ज है, चाहे अमरिंदर सिंह हो, चाहे जगनमोहन रेड्डी, ममता बनर्जी, ये सबको आपने मदद की चुनाव जीतने में। देखिए, वी आर हाईली ओवररेटेड। मैं आपको एक बता दूं, जितने लोग ये बताते हैं कि मैंने चुनाव जिता दिया, चुनाव जिताने में मदद करी, वी आर हाईली ओवररेटेड। कोई भी इंडिविजुअल, मैं या कोई दूसरा, कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा नहीं हो सकता है जो किसी को चुनाव जिता दे। चुनाव तो नेता जीतते हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयास से जीतते हैं, जनता के वोट से जीतते हैं। हम लोग की भूमिका या हम जैसे लोगों की भूमिका एट वेरी बेस्ट कुड बी ऑन द मार्जिन इन स्ट्रीमलाइनिंग थिंग्स, कि थोड़ा सा चीज़ें और व्यवस्थित हो जाएं, उसको बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सके जनता तक। इन बातों में थोड़ी बहुत हम लोग का योगदान हो सकता है। ये तो मीडिया और कुछ समाज में, चूंकि आप कुछ एक टेंजिबल चीज़ देख रहे हैं कि किन को ये एट्रीब्यूट किया जाए, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बना रहे हैं। अच्छा, ये प्रशांत किशोर है, इन्होंने ऐसा किया, ऐसी बात नहीं है। इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। लेकिन इतने सारे लोगों को, 10 लोग ऐसे हैं कम से कम जिनको चुनाव जिताने में मदद की, रणनीति बनाने में मदद की, तो जो आपको लेके आए थे राहुल गांधी, उनको क्यों नहीं जिता पाए? नहीं, राहुल जी की समझ ऐसी है कि उनको मुझ जैसे किसी व्यक्ति की सलाह की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी को पता है। देखो, अगर आप स्वस्थ हो या अपने आप को स्वस्थ फील करते हो कि मैं स्वस्थ हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो आप डॉक्टर के पास क्यों जाओगे? तो अगर उन्हें नहीं इसकी जरूरत महसूस हुई है तो कोई बात नहीं। और दूसरा, नहीं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं, देखिए, जरूरत महसूस हुई थी। आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनके साथ काम भी किया था, आपने उनको 870 किलोमीटर की यात्रा भी करा दी, आपने उनको खाट पे भी बिठा दिया, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। नहीं, वो देखिए, इलेक्शन की जो जीत है ना, उसका जीत और हार ये सब कलेक्टिव है, उसका दोष भी मैं उन पर नहीं दूंगा। उत्तर प्रदेश में जो पूरा प्लान था, जो पूरा एफर्ट था, जो पूरी स्ट्रेटजी थी, उसको कांग्रेस ने कभी, या हम लोग, कांग्रेस को मैं क्यों कहूँ, दोष मुझे लेना चाहिए, वी कुड नॉट इम्प्लीमेंट इट ऑन द ग्राउंड। वो कभी ऐसी सोच नहीं थी कि सपा के साथ आपको अलायंस करना है। अगर आप उसका स्लोगन याद करोगे तो उसमें लिखा हुआ है 27 साल यूपी बेहाल। यहाँ से शुरुआत की गई थी। तो आपने जनता को मैसेज ये दिया कि 27 साल में जिन लोगों ने भी यूपी को रूल किया उसमें यूपी का भला नहीं हुआ। एंड 6 महीने के बाद जैसे ही थोड़ा सा ट्रैक्शन मिला तो कांग्रेस वालों ने सबसे पहले जाकर सपा से ही समझौता कर लिया। तो अब हमारे जैसे लोगों की स्थिति ये हो गई कि अब आप ना छोड़ सकते हैं ना रह सकते हैं। और यही वजह रही है कि उसके बाद आपने देखा होगा कांग्रेस के साथ मेरी 3-4 बहुत सीरियस लंबी चर्चा के बावजूद भी मैंने उनको हाँ नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा कि जो यूपी का मेरा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ, कि वो चीज़ों को एग्री करने के बाद उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। और फिर मैंने ये तय कर लिया कि भाई मैं अगर आपकी मदद नहीं कर रहा हूँ तो कम से कम मेरे से आपका नुकसान नहीं होना चाहिए और आप भी मेरा नुकसान न करें, इसलिए मैं उनसे दूरी बना के रखता हूँ। तो ये सच है कि आप चाहते थे उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए? बिल्कुल, सिर्फ चाहते नहीं थे, ये पूरा प्लान उनको बताया गया, पूरी पार्टी की सहमति हुई, उसके बाद ही मैंने यूपी का कैंपेन एक्सेप्ट किया था। 3 महीने के स्टडी के बाद मैंने जो प्लान बनाया उसमें पूरी डेट फिक्स, सब कुछ निश्चित है कि किस दिन उनको आना है। जब वो समय आया तो वो लोग बैकआउट कर गए और इट वाज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी। और मेरे अपने 10 साल के अनुभव में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पॉलिटिकल लीडरशिप, अब जैसे मान लीजिए कि हम मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं और ये तय हुआ कि हमें चाय पे चर्चा करना है और पूरा प्रयास हो जाए चाय पे चर्चा के एक दिन पहले मोदी जी बैकआउट हो जाए, तब तो फिर आप क्या ही कर पाओगे। तो वही हुआ यूपी में, जो चीज़ प्लान था वो बैकआउट कर गए। और कभी आपको ये बात समझ आई, सारी दुनिया जानना चाहते हैं कि सोनिया जी क्यों राहुल गांधी को प्रेफर करती हैं, प्रियंका को क्यों नहीं आगे आने देती? नहीं, ये आंसर तो वही दे सकती हैं, इसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं। पहले से राहुल जी पॉलिटिक्स में हैं, वो सीनियर हैं और फैमिली का ये डिसीजन है कि राहुल गांधी शुड लीड इट। और उनकी जो सिक्का चल नहीं रहा उसको बार बार मार्केट में डालने की क्या जरूरत है? सिक्का नहीं चल रहा है ये तो क्लियर है, ये तो इस पे कोई डिस्कवरी की बात नहीं है।
लेकिन क्यों उसी को बार बार चला रहे, कई बार आप सोचते हैं कि वो सिक्का शायद एक बार अंधेरे में चल जाए। कई बार लोग इसलिए भी चलाने की कोशिश, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई गलत सिक्का है तो आप उसको जेब में रख लेते, एक आदमी ने रिजेक्ट किया, आप उसको जेब में रख लेते हैं, फिर जाकर दूसरी जगह ट्राई करते हैं कि शायद कोई एक्सेप्ट कर ले। तो आपने तो 4-4 घंटे सोनिया जी के साथ मीटिंग की थी, ये बताया था कि कांग्रेस ज़्यादा, मतलब मेरी जब उनसे सीरियस बात हुई बंगाल इलेक्शन के बाद, तो कोई 11-12 घंटे तक मैंने एक ही पूरा जो कांग्रेस के रिवाइवल का जो मैंने प्लान बनाया था 10 साल का, वो किसी चुनाव को लेकर नहीं था, तो उसको 11-12 घंटे उन्होंने देखा व्यक्तिगत तौर पर, और वो सब सोचने समझने देखने के बाद उन्होंने फिर अपने पार्टी के साथियों को या और सारे सहयोगियों को उसमें जोड़ा, जिसके बारे में मीडिया रोज रिपोर्ट करती है। सोनिया गांधी ने जो प्रेजेंटेशन देखा वो तो किसी ने नहीं देखा, पूरा प्रेजेंटेशन, वो 11 घंटे उन्होंने समय लगाए थे ड्यूरिंग कोविड पीरियड टू सी व्हाट माय सजेशन वाज। देखिए, करोड़ों लोग आज भी हिंदुस्तान में हैं जो चाहते हैं कांग्रेस पार्टी रिवाइव हो, जो चाहते हैं अगर सत्ता में ना भी आए तो एक स्ट्रांग ऑपोजिशन हो। बिल्कुल, ये देश के हित में है और हम सब के हित में है कि देश में एक वाइब्रेंट स्ट्रांग ऑपोजिशन रहे, ताकि डेमोक्रेसी मजबूत रहे। तो क्या फॉर्मूला आपने दिया था? नहीं, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। मैंने ये कहा था कि चुनाव, मतलब हर अगला चुनाव कैसे जीता जाए इसकी चिंता छोड़कर 10 साल के रिवाइवल की एक प्लान बनाना चाहिए, एंड वी शुड स्टिक टू इट, क्योंकि आपका जो डिक्लाइन है वो एक दिन में नहीं हुआ है, किसी एक लीडर की वजह से, एक कोई घटना नहीं है जिसकी वजह से आप बता दें कि कांग्रेस का डिक्लाइन हो गया है। कांग्रेस को अगर आप डेटा को क्लोजली देखेंगे, कांग्रेस हैज बीन इन सेक्युलर डिक्लाइन सिंस 1985। लोगों को कई बार लगता है कि कांग्रेस अभी हार गई, राहुल जी के आने के बाद हार गई, सोनिया जी के आने के बाद हार गई, ऐसी बात नहीं है। 1985 के बाद से आज तक कांग्रेस पूरा देश कभी नहीं जीती है। उसके बाद उनकी सरकार 3 बार रही, लेकिन एक बार नरसिम्हा राव जी माइनॉरिटी की सरकार थी, 2004 में कोalition और 2010 में फिर कोalition, 9 में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगी ये दर्शकों को बात। 1989 में जब राजीव जी के नेतृत्व में कांग्रेस हारी, तब उनके 198 सांसद जीत कर आए थे। पूरा देश ये मानता है, जानता है, इतिहास में दर्ज है कि कांग्रेस 1989 में चुनाव हार गई। 2004 में कांग्रेस के 142 सांसद ही आए, लेकिन पूरा देश ये कहता है कि भाई सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जीत गई। तो जब आप डेटा को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, कांग्रेस एज ए पार्टी तो नीचे ही जा रही है, और इतने लंबे डिक्लाइन की वजह यह है कि स्ट्रक्चरली पार्टी में जो प्रॉब्लम्स आ गए, जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो आप किसी प्रशांत किशोर को लाएं, किसी राहुल गांधी को लाएं, वो आपको बहुत लंबी सफलता मिलने वाली नहीं है। यू हैव टू, एंड दैट इज वाई जो प्रेजेंटेशन का नाम था वो मैंने रिवाइव नहीं कहा था, री इनकारनेट कहा था, पुनर्जीवित करने की बात है कि जो कांग्रेस कीप द सोल, रिमूव द बॉडी, ब्रिंग द न्यू बॉडी। तो मैंने तो सुना कि कांग्रेस ने आपसे कहा था कि आप पूरा चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी ले लीजिए, लड़ाइए चुनाव, आपको फ्री हैंड दिया जाएगा। जी, कहा था, लेकिन उसमें सारी बातों पे सहमति होने के बाद, ये उनका बड़प्पन है, उन्होंने बात सुनी, समझा, उसको अप्रिसिएट भी किया, मुझे ऑफर भी दिया। मैंने मना इसलिए कर दिया कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो व्यवस्था बना रहे थे वो एक एग्जीक्यूटिव व्यवस्था थी, जिसका नाम था एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप। उनका ये कहना था कि आप आइए और ये पूरी कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन का जिम्मा आप संभालिए, ईएजी का हिस्सा बनकर। और मेरा उनको ये कहना था कि ईएजी तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इसका कोई कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी पोजीशनिंग तो है नहीं, ये तो कल आपकी इच्छा होगी आप उसको बंद कर देंगे। और आई एम सो ग्लैड कि मैंने वो एक्सेप्ट नहीं किया। आज इतने लोग बैठे हैं, किसी को नहीं मालूम है कि कांग्रेस में ईएजी करके कोई बॉडी है जो कि कुछ कर रही है, क्योंकि मैंने अस्वीकार किया, लेकिन उन्होंने ईएजी बनाई 8 लोगों के साथ, लेकिन उसका असर कुछ नहीं दिख रहा है। असर इसलिए नहीं दिख रहा है कि मेरा जो प्रपोजल था कि आप कांग्रेस में जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, पार्लियामेंट्री पार्टी को रिवाइव कीजिए, सीडब्ल्यूसी को इंस्टीट्यूशनलाइज कीजिए, डिसीजन मेकिंग को इंस्टीट्यूशनलाइज कीजिए, उसके वो कह रहे थे कि ये सब करिए, लेकिन ये करने के लिए हम आपको एक ईएजी बना देते हैं। वो एक ग्रुप हो गया जो कांग्रेस प्रेसिडेंट की मर्जी पर है, आप चाहिएगा तो काम कीजिएगा, रेकमेंड कीजिए। तो मुझे लगा कि जो मेरा यूपी का एक्सपीरियंस था कि आई वाज नॉट रेडी टू टेक द लीप ऑफ फेथ अगेन, एंड दैट इज व्हाई आई सेड नो। मैंने कांग्रेस के कई लोगों से पूछा कि प्रशांत किशोर के साथ बात क्यों नहीं बनी जी, तो अधीर रंजन चौधरी ने, बाकी तो लोग रिकॉर्ड पर नहीं कहते, अधीर रंजन चौधरी ने रिकॉर्ड पर कहा कि प्रशांत किशोर अपना माल लेके आए थे, उन्होंने माल दिखाया, माल में पसंद नहीं आया तो हमने छोड़ दिया। अब देखिए, अधीर रंजन चौधरी का जो राजनीतिक सफर रहा है, जिस तरह के वक्तव्य देते हैं, जो उनकी इंटेलेक्चुअल बैंडविड्थ है, उसी में बात करेंगे। इससे ज़्यादा ही इज़ नोन टू, मतलब वो जब पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं तो जनता अभी 5 साल में यही समझने की कोशिश कर रही है कि भाई साहब बोलना क्या चाहते हो यार, हिंदी में बोलो या अंग्रेजी में बोल लो, बंगाली में ही बोल लो भाई, कम से कम देश को ये पता तो चले तुम बोलना क्या चाहते हो।
अधीर रंजन चौधरी जैसे लीडर तो उस कमेटी के उस पूरे वार्तालाप का हिस्सा भी नहीं थे। उसमें कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर जिनको हम लोग मानते हैं या पार्टी मानती है, वो 10-12 सबसे टॉप लीडर इंक्लूडिंग 3 मेंबर्स ऑफ द फैमिली, वो लोग उसके हिस्सा थे। 10 जनपद पे बैठ आप कह रहे हैं कि सोनिया जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये तीनों उसके मेंबर थे? ये तीनों थे और इसके अलावा 8 और लोग थे और वो पब्लिक के डोमेन में है, मीडिया के सामने। किसी और ने मुझे कहा कि प्रशांत किशोर अहमद पटेल बनना चाहते थे। अहमद पटेल तो मुझे अगर आप बनाना भी चाहोगे तो मैं कभी नहीं बनना चाहूँगा, क्योंकि वो मेरी ताकत भी नहीं है। जो उनकी ताकत शक्ति थी वो मेरी है नहीं, और मैं वो काम जीवन में करना नहीं चाहता हूँ। आई एम नॉट ए पर्सन हु मैनेजेस थिंग्स फ्रॉम बिहाइंड। आप देख रहे हो मैं जो कर रहा हूँ, मैं तो सीधे जाके काम कर रहा हूँ। आपने मेरे इंट्रोडक्शन में ही कहा कि मैं तो जनता के पास कैसे जाना है, पद यात्रा कराता हूँ, घर घर कराता हूँ, डोर टू डोर कराता हूँ, पीछे से मैन्यूवर करके जोड़ तोड़ करना वो मुझे आता नहीं है। अहमद पटेल साहब अब इस दुनिया में नहीं है, इन चीज़ों के वो बहुत बड़े मास्टर थे, तो मैं तो कभी वो करना भी नहीं चाहूँगा अगर आप मुझे ऑफर करोगे तो। मेरा सिर्फ उनसे डिसेंट इतना ही था कि जो आप मुझे कह रहे हो कि आप काम करो, वो काम करने के लिए जो आप व्यवस्था बना रहे हो वो कॉन्स्टिट्यूशनल, आपके कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन में उस व्यवस्था का कोई प्रोविजन ही नहीं है। आपका सुझाव ये भी था कि कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी नेहरू परिवार में से कोई नहीं होना चाहिए? देखिए, लीडरशिप को लेकर मैंने 3 सुझाव रखे थे और इट वुड नॉट बी फेयर, क्योंकि वो लीडरशिप को लेकर जो सेक्शन था वो पूरे 8-10 लोगों के साथ डिस्कस नहीं हुआ था, वो मैडम के साथ डिस्कस हुआ था। और उनको मैंने 3 विकल्प दिए थे कि अगर आप, उसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं है, मैंने ये बताया था कि अगर आप रहना चाहते हैं तो आपका टीम, आपके जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन या दूसरे लोग कौन होने चाहिए, अगर राहुल जी बनना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, और अगर आप नन गांधी को बनाना चाहते हो तो उसका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। तो मैंने उनको 3 कॉम्बिनेशन दिए थे, मैंने ये नहीं कहा था कि ये बने ये ना बने। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की है, ये भी आपका आइडिया था? देखिए, उस पूरे प्रेजेंटेशन में, पूरे आइडिया में गोइंग बैक टू द गांधीयन वेज, उसके जो कोर में बात थी कि भाई जो गांधी के तरीके थे जनता से कनेक्ट करने के, आप उनको अपनाओ और लोगों के पास जाइए, पैदल जाइए, मिलिए, बस से जाइए, ट्रेन से जाइए, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपना पब्लिक कनेक्ट बढ़ाइए। और प्रेजेंटेशन उनके पास है, उसमें से मेरा ऐसा कोई कॉपीराइट का इशू है नहीं और ना मैं उसको करना चाहता हूं कि आप, उनके पास है, पब्लिक डोमेन में है, जिसको जो यूज़ करना है करे। अगर वो उसका यूज़ कहीं उन्होंने किया, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के नाम से मैंने कोई सजेशन नहीं दिया था। यात्राओं की उसमें चर्चा जरूर है, जो प्रोग्राम बनाए गए तो उसमें यात्रा भी था। देखिए, आप डेटा को समझते हैं, पब्लिक के मूड को एनालाइज कर सकते हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा करने से, मोहब्बत की दुकान खोलने से वोट मिलेंगे? यात्राओं का जो पर्पस है या पब्लिक आउटरीच जब भी आप करते हैं, इसका पर्पस ही अलग है। ये पर्पस चुनाव जीतना नहीं होना चाहिए, ये लोग मिसकंस्ट्रूट करते हैं। जैसे सबसे सक्सेसफुल यात्रा इस देश में, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल हैज बीन सोमनाथ टू अयोध्या, आडवाणी जी की। वो यात्रा, उस यात्रा ने राम मंदिर को देशव्यापी मुद्दा बनाया, उस यात्रा ने आडवाणी जी का नाम घर घर पहुंचाया, उस यात्रा ने भाजपा की मदद की ग्रासरूट कैडर बनाने की, उस यात्रा ने पर से आपको चुनाव नहीं जिताया। तो चुनाव लड़ना जीतना अलग बात है, लेकिन अगर कोई भी आप जनसंपर्क का बड़ा प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर गुडविल के टर्म्स में, आप लोगों से कनेक्ट के तौर पे आपको फायदा होगा, लेकिन वो फायदा वोट में ट्रांसलेट हो जाए उसके लिए कई और फैक्टर्स आपके पक्ष में होने चाहिए। और आपने देखा कि राहुल जी ने इतनी जो बड़ी यात्रा की, तो कर्नाटक और तेलंगाना में शायद आप कह सकते हैं कि कुछ उसका फायदा हुआ, लेकिन तीनों राज्यों में, 3 जो अलग राज्य जहां उनकी सरकारें थी, 2 जगह, वहां तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो सिर्फ यात्रा कर देने मात्र से आप चुनाव नहीं जीतते। एक और राज की बात बता दीजिए। आजकल हम देखते हैं राहुल गांधी को, देखिए, मैं राज की बात तो कोई बताता ही नहीं हूं, क्योंकि चुनाव जब आप लड़ाते हैं तो पर्दे के पीछे की कोई बात तो बता ही नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, जितना हो मैं सके। पर्दे के सामने की बात कर लेता हूं। राहुल गांधी आजकल पर्दे पर नजर आते हैं, कभी बीड़ी वर्कर के साथ बीड़ी बनाते हुए, कभी वो किसान के साथ फसल रोपते हुए, कभी हम उनको देखते हैं मैकेनिक के साथ, कभी देखते हैं ट्रक ड्राइवर के साथ, और ये बड़े अच्छे वीडियोस बनते हैं। तो इलेक्शन में इन चीजों का फायदा होता है? कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, ये है इंडिया के पुराने होगा। देखिए, राहुल गांधी को इसका फायदा इसलिए नहीं होगा, कोई भी चीज एब्सोल्यूट ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है। राहुल गांधी को इसका फायदा इसलिए नहीं होगा कि अगर आप 60 वर्ष आपकी और आपकी फैमिली, आपकी पार्टी, रूलिंग पार्टी रहने के बाद आज जाकर आप बता रहे हैं कि धान की रोपनी कैसे होती है या चांदनी चौक में बुलेट रिपेयर कैसे होता है, तो इट जस्ट सोच कि
अभी तक जनता ने आपको सही वजह से इलेक्ट नहीं किया है, क्योंकि आपको पता ही नहीं यार कि ये तो सामान्य बच्चे रोज ही जानते यार कि रोपनी कैसे होती है। मतलब आप ट्रक ड्राइवर की जिंदगी को बताना चाहते हैं, आप खुद सीखना चाहते हो तो एक बात हो सकती है, और आप जनता को ये बता रहे हैं कि मैं 50 साल की उम्र तक मैं जानता ही नहीं हूं कि ट्रक ड्राइवर कैसे, उनकी जिंदगी क्या होती है। भाई मैं तो समझता हूं कि जो भी सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता है, नीचे से उठ के आया है, उसको मालूम है कि खेती करने वाले लोग की जिंदगी क्या होती है, धान की रोपनी कैसे होती है, ट्रक ड्राइवर्स की जिंदगी कैसे होती है। इसको जब ड्रामेटाइज आप करते हो, आपको वीडियो व्यू मिलेंगे, लेकिन वोट पर कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा। जनता में से एक सवाल ले सकते हैं हम लोग इस समय। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कांग्रेस के साथ काम कर चुके हैं, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा नेचुरल लीडर कौन लगता है आपको? देखिए, कांग्रेस के साथ मैंने बहुत काम नहीं किया है, कांग्रेस के पंजाब यूनिट के साथ मैंने काम किया। तीनों के बीच में अगर आप मुझे राजनीतिक एक्यूमेन के तौर पे कहेंगे, आई वुड स्टिल रेट सोनिया गांधी मच अहेड ऑफ बोथ सन एंड डॉटर। 14-15 साल, और ये साधारण बात नहीं है, इटली से आकर इस देश की राजनीति को समझना और उसमें अपने लिए जगह बना पाना, गिवन इवन इफ वी अकाउंट फॉर कि भी वो उनकी एक पेडिग्री है, गांधी फैमिली से आती है, वो सब एडवांटेज है, लेकिन उसी फैमिली से मेनका जी भी रही हैं। तो गिवन ऑल दैट, इसमें कोई आपको बहुत विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं। आपको मालूम है कि बिटवीन थ्री ऑफ देम सोनिया गांधी हैज द बेस्ट पॉलिटिकल एक्यूमेन एंड एक्सपीरियंस अंडरस्टैंडिंग। प्रशांत जी, उनका अनुभव है और पब्लिक कॉन्डक्ट बहुत डिग्निफाइड रहा है सोनिया गांधी का, पिछले कई साल में हमने देखा है, लेकिन उनका स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा है। अब वो चाहती हैं कि राहुल गांधी सामने आए, लेकिन क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी कभी सरकार बना पाएंगे? देखिए, जितनी ये पार्टियां हैं जहां लिटरली फैमिली रन डायनेस्टी, मतलब लेगेसी को पास करने की कोशिश की जा सकती है, अगर आप देखेंगे उठाकर तो आपको पता चलेगा कि पार्टी की लेगेसी पास करना तो रिलेटिवली आसान है, और फिर जनता ये देखने लगती है यार ये तो पहले लालू जी थे, अब तेजस्वी हो गए, पहले मुलायम सिंह थे, अब अखिलेश हो गए। पार्टी का लीडर होना वो आसान काम है, वो आपकी दुकान है, आप बैठ जाओ जाके, पिताजी हट गए आप बैठ गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश को लीडर मान लिया है। मुलायम सिंह जी के हटने के बाद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश 2014 के बाद कभी जीत नहीं पाए हैं। सेम थिंग विद तेजस्वी यादव। जो लालू जी का करिश्मा कभी किसी जमाने में रहा होगा, पूरा का पूरा बिहार 54 में 51 MP जीते हुए थे, वो तेजस्वी यादव का करिश्मा नहीं हो सकता है। तो राहुल गांधी हो या कोई दूसरे बड़े लीडर के जो लड़के हैं, उनको मतलब पार्टी का लीडरशिप मिल जाना वो आसान बात है। और कई बार हम लोग को लगता है यार ये तो बहुत अच्छा है, इनके लड़के हैं, इनसे तो हम कम्पीट ही नहीं कर सकते। ऐसी बात नहीं है। देश या समाज उनको नेता इतनी आसानी से नहीं मानता है, वो तो आपको लड़के जगह लेनी पड़ेगी। कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि अगर प्रियंका गांधी को प्रोजेक्ट करें तो वो ज्यादा अच्छा करिश्माई लीडर हो सकती हैं। देखिए, जब तक आदमी वहां आया नहीं है उस सीट पे, तब तक इस बात पर सेकंड गेस करना इट्स लाइक लिटिल बिट प्रीमैच्योर। आप जब वाजपेयी जी और आडवाणी जी थे, तब क्या हम ये कह सकते थे कि मोदी जी आएंगे और वो इस तरह के लीडर होंगे? तब मोदी जी एक्टिवली वाजपेयी जी और आडवाणी जी के लिए काम कर रहे थे, उनके साथ रह के काम किया था। 2009 के चुनाव में, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वेस्टर्न इंडिया में मोदी जी इंचार्ज थे 100 से ज़्यादा सीटों के, और वहाँ पर बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा था। और उसके आधार पर अगर हमने मोदी के वोट कैचिंग एबिलिटी को या ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी को अगर आपने राइट ऑफ कर दिया होता तो यू वुड हैव मेड अ बिग मिस्टेक। तो मुझे लगता है कि किसी आदमी के कैपेबिलिटी की को तब जज करना चाहिए जब उसको जिम्मेवारी दे दी गई है और उसमें काम करके उसको काम करने का अवसर दिया जाए। वो मैंने अभी देखा नहीं कि प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को लीड नहीं किया, तो आई वुड नॉट से वन वे और अदर। आप रास्ता तो बताइए, कांग्रेस कैसे रिवाइव होगी? आप किसी का नाम पर एग्री नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस रिवाइव वैसे होगी जब वो कांग्रेस जैसे बनी थी उस चीज पे अगर वापस चली जाए, कांग्रेस रिवाइव हो जाएगी। क्योंकि देश में कांग्रेस के लिए स्पेस है। लेफ्ट ऑफ सेंटर जो विचारधारा है, जिसको कांग्रेस लूजली रिप्रेजेंट करने का दावा करती है, वो स्पेस छोटा नहीं है। मैं उनमें से नहीं हूं जो कह रहे हैं नहीं अब देश में कोई है ही नहीं लेफ्ट ऑफ सेंटर, हर आदमी भाजपा ही हो गया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फॉर दैट कांग्रेस हैज टू गो बैक टू इट्स रूट्स, एज वी से ड्राइंग बोर्ड पे आपको जाना है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कांग्रेस में एवरेज टेन्योर सोनिया गांधी से पहले कांग्रेस अध्यक्ष का 1 साल 6 महीने होता था 100 साल की हिस्ट्री में। सोनिया जी 25 साल से ज्यादा अध्यक्ष रही है। और वो चीज सिर्फ सोनिया गांधी पे खत्म नहीं होती, वो ट्रिकल डाउन होता है। आपने पार्टी में डेमोक्रेसी खत्म कर दी, नए लोग आ नहीं रहे, नए कार्यकर्ताओं की आमद नहीं हो रही है, तो फिर वही पुराने लोगों के साथ आप कितने दिन, चाहे उसको आप जिस तरह से भी रिसफल कर दो, कोई बहुत बड़ा असर नहीं, उसका परिणाम नहीं मिलेगा आपको। जब आपको उम्मीद नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं? नहीं, मैं तो एक ब्रेक ले सकता हूं।